हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 498 की, जो कि अब नए कानून में सेक्शन 85 में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, जब भी किसी पत्नी के ऊपर उसके ससुराल वालों की तरफ से या फिर उसके पति की तरफ से कोई भी क्रुएल्टी की जाती है, उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, या फिर कोई भी उसके साथ क्रुएल्टी की जाती है, उससे दान दहेज मांगा जाता है या उसको किसी भी तरीके से परेशान किया जाता है, तो ऐसे में जब वाइफ पूरी तरह से परेशान हो जाती है तो वो अपने इन लॉज के अगेंस्ट और अपने पति के अगेंस्ट 498 का मुकदमा करती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब कानून बदल चुका है और नए कानून में धाराएं भी चेंज की गई है और उनकी पनिशमेंट में भी चेंजेस आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा 498 ए का केस है, जो कि अब धारा 85 में चलेगा, उस केस का नए कानून में क्या प्रोसीजर है, किस किस तरह से वह केस स्टेप बाय स्टेप कोर्ट में चलाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वाइफ सबसे पहले अपनी एक कंप्लेंट रेडी कराती है, जिसमें वो उसके हस्बैंड और उसके इन लॉज के द्वारा उसके साथ जो भी क्रुएल्टी की गई है उसको लिख लेती है और उसके बाद वह कंप्लेंट वुमेन सेल में और थाने में दोनों जगह कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि पहले 498 के केस में जैसे ही पत्नी कंप्लेंट करती थी तो हस्बैंड को और इन लॉज को अरेस्ट कर लिया जाता था, लेकिन अब प्रोसीजर चेंज हो चुका है। अब वाइफ की कंप्लेंट करने के बाद तुरंत उसके इन लॉज को और हस्बैंड को अरेस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या देखा जाता है कि जो कंप्लेंट है वो भी फेक होती है और जो इन लॉज है, हस्बैंड है, उनके ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो ऐसे में अब नए कानून में ये भी प्रावधान है कि वाइफ की कंप्लेंट होने के बाद उसके हस्बैंड को और इन लॉज को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही वाइफ की कंप्लेंट फाइल होती है, उसकी कंप्लेंट को अगर वाइफ ने अपनी कंप्लेंट वुमेन सेल में नहीं की है, सिर्फ थाने में की है, तब भी उसकी कंप्लेंट को वुमेन सेल में भेजा जाएगा और वहां पर सबसे पहले उनकी काउंसलिंग होती है। यानी कि वाइफ की कंप्लेंट करने के तुरंत बाद ही वो सारे एक्यूज जिनके अगेंस्ट वाइफ ने कंप्लेंट की है उनको सम्मन भेजा जाता है और सम्मन के थ्रू उनको वुमेन सेल में और थाने में बुलाया जाता है। वहां पर दोनों पार्टीज को बैठा करके काउंसलिंग की जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि यहीं पर ही ये मैटर सॉल्व हो जाए, या तो हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहे, या फिर अगर दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं तो फिर वो अलग एक लीगल तरीके से सेपरेट हो जाए। यहाँ पर दोस्तों अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रहना चाहते तो यहाँ से भी दोनों का सेपरेशन कराया जा सकता है, क्योंकि यहीं पर वुमेन सेल में ही दोनों का सेटलमेंट करा दिया जाएगा। उसी में वाइफ को जो भी एलिमनी होती है वो दिलवा दी जाती है और उसके बाद वहीं से उनका डिवोर्स हो जाता है। तो एक बात तो ये होती है, लेकिन अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए रेडी नहीं है और वाइफ अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो ऐसे में हस्बैंड की काउंसलिंग की जाती है, उसके घर वालों की भी काउंसलिंग की जाती है, सबको समझाया जाता है और एक कोशिश की जाती है कि जो ये शादी है इसको बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर वहां पर कोई भी सेटलमेंट नहीं होता है और हस्बैंड अपनी वाइफ को साथ रखने के लिए एग्री नहीं होता है, या फिर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ किसी कंडीशन पे रहना चाहती है, लेकिन वो कंडीशन हस्बैंड मानने को रेडी नहीं होता, देन जो हस्बैंड है और उसके जो रिलेटिव्स है, जो भी उसके फैमिली मेंबर है जिनके अगेंस्ट भी वाइफ ने कंप्लेंट की है, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो जाती है, यानी कि उनके अगेंस्ट पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। तो यहाँ से जो वुमेन सेल है उसका काम खत्म हो जाता है और मैटर फिर से थाने में आ जाता है। थाने में आने के बाद जब इन लॉज के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो जाती है, हस्बैंड के अगेंस्ट भी एफआईआर दर्ज होती है, तो फिर यहाँ से पुलिस वालों का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है, जो वाइफ है, उसको थाने में बुलाया जाएगा, उससे सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अगर उसके पास कोई सबूत है, जो भी उसके पास प्रूफ है, वो सारे प्रूफ इकट्ठे किए जाएंगे। अगर उसकी गवाही में उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स या कोई भी आना चाहते हैं, उनकी भी स्टेटमेंट ली जाती है, उनसे जो भी प्रूफ उनके पास है वो लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो भी वाइफ की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें पुलिस वालों को मिलती है, जो भी प्रूफ मिलते हैं, उनको पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन में उनको कलेक्ट कर लेते हैं। देन वो क्या करते हैं कि जो एक्यूज्ड पर्सन है, हस्बैंड है, उसकी फैमिली मेंबर है, देन उनको नोटिस के थ्रू थाने में बुलाती है। थाने में बुलाने के बाद उनकी स्टेटमेंट लेती है,
उनके पास भी जो प्रूफ है वो कलेक्ट करती है, जो भी उनकी गवाही में आना चाहता है उनकी गवाही लेती है, और जो भी बिल्स वगैरह या दहेज वगैरह जो भी हस्बैंड और वाइफ दोनों की तरफ से दिए जाते हैं वो सारे पुलिस वाले कलेक्ट करते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये लगता है कि इस मामले में, इस केस में कोई भी सच्चाई नहीं है, जो भी वाइफ ने कंप्लेंट की है वो फेक है और किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिल पाता है, या फिर गवाही में पुलिस को ये लगता है कि जो भी गवाह है वो सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, देन पुलिस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है और वहीं से वो केस खत्म होता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही रेयर होता है, कभी ही कोई ऐसा केस होता है जिसमें पुलिस वाले क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं। अदरवाइज पुलिस वाले अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देते हैं और चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने के बाद यहाँ से केस चलता है कोर्ट में। अब थाने वालों का काम खत्म हो जाता है और कोर्ट का काम स्टार्ट होता है। दोस्तों जैसे ही चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है वहाँ पर सबसे पहले जो एक्यूज पर्सन है उन सभी को कोर्ट के थ्रू नोटिस भिजवाया जाता है, सम्मन भिजवाया जाता है ताकि वो कोर्ट में अपीयर हो सके। और फर्स्ट डेट पे जैसे ही एक्यूज कोर्ट में अपीयर होते हैं देन उनकी अपीयरेंस होती है कोर्ट में और उनको चार्जशीट दी जाती है जो कि विदाउट एनी कॉस्ट दी जाती है, यानी कि एक्यूज पर्सन को चार्जशीट की कॉपी फ्री में कोर्ट के थ्रू दी जाती है। और उसके बाद में जैसे ही एक्यूज पर्सन्स को चार्जशीट दी जाती है देन जो मैटर की अगली स्टेज होती है वो होती है आर्ग्यूमेंट ऑन चार्ज, यानी कि यहाँ पर ये होता है कि जो एक्यूज पर्सन्स के ऊपर वाइफ ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं या पुलिस वालों ने जो भी सेक्शंस अपनी एफआईआर में दर्ज किए हैं, तो यहाँ पर जो एक्यूज का वकील होता है वो अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता है और कोर्ट को ये बताता है कि जो भी एलिगेशंस वाइफ ने लगाए हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद है, उन कोई भी महत्व नहीं है। और अगर हस्बैंड की तरफ से या इन लॉज की तरफ से कोई सबूत होते हैं, कोई भी प्रूफ उनके पास होते हैं तो वो भी कोर्ट में दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट वहीं से ही उस केस को खत्म कर देती है और जो एक्यूज पर्सन्स है उनको बरी कर देती है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो भी एलिगेशंस वाइफ ने लगाए हैं और चार्जशीट में पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी उनको प्रूफ मिले हैं वो उनमें सच्चाई है, तो कोर्ट भी जो एक्यूज पर्सन्स हैं उनके ऊपर वही सेम एज इट इज सेक्शंस लगा देती है और चार्ज फ्रेम कर देती है। अब यहाँ पर जब एक्यूज पर्सन्स के ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाता है देन मैटर आता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे, यानी कि अब जो वाइफ है उसकी एविडेंस होनी होती है, उसकी गवाही होनी होती है। तो सबसे पहले तो जो वाइफ है उसी की गवाही होती है, देन अगर उसकी गवाही में कोई उसके पेरेंट्स है, कोई उसके रिलेटिव्स है, जो भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस में जिसका भी नाम गया है उन सभी की गवाही कोर्ट में होती है। पहले जो वाइफ है उसको अपनी स्टेटमेंट दोबारा से कोर्ट में, देन जो एक्यूज का वकील होता है वो वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, यानी कि उससे सवाल जवाब पूछता है। और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो भी वाइफ की तरफ से जितने भी विटनेस होते हैं उन सभी की स्टेटमेंट होती है और उसके बाद जो एक्यूज पर्सन का वकील होता है वो उन सभी लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और उनसे अपने केस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो अपने क्लाइंट को बचा सके। अब जैसे ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाता है मैटर आता है एक्यूज्ड की स्टेटमेंट पर। यहाँ पर एक्यूज की स्टेटमेंट होती है और यहाँ पर कोर्ट एक्यूज पर्सन से ये पूछती है कि उनके अगेंस्ट जो भी कंप्लेनेंट ने आरोप लगाए हैं और जो भी अपनी गवाही में कहा है क्या वो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हर कोई यही कहेगा कि जो भी उसके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं या जो भी कंप्लेनेंट ने कहा है वो सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही एक्यूज की स्टेटमेंट हो जाती है, अगर एक्यूज का वकील अपनी तरफ से कोई भी किसी भी बंदे को एज ए विटनेस कोर्ट में पेश करना चाहता है या जो एक्यूज पर्सन है उनकी ही गवाही कोर्ट में कराना चाहता है तो वो डिफेंस एविडेंस में वो सब चीज़ें लेकर के आ सकता है। देन उनका क्रॉस एग्जामिनेशन पीपी यानी कि जो सरकारी वकील होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। जैसे ही दोनों पार्टीज के क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाते हैं, स्टेटमेंट हो जाती है, अब मैटर आता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे।
वाइफ की तरफ से जो सरकारी वकील होता है यानी कि जो पीपी होता है वो आर्ग्यूमेंट करता है। जो भी वाइफ ने गवाही दी होती है उसके जो रिलेटिव्स है, उसके पेरेंट्स है, जो भी उसकी तरफ से जितनी भी गवाही होती है या जो भी प्रूफ होते हैं, बिल्स वगैरह जितने भी होते हैं या फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह, जो भी उसने अपनी गवाही में कोर्ट में पेश की होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन सब पे आर्ग्यूमेंट करता है। और एक्यूज की तरफ से जो एक्यूज का वकील होता है उसके पास जो भी सबूत होते हैं, जो भी उसकी आर्ग्यूमेंट का पार्ट होते हैं, उसमें वो बिल्स वगैरह दिखा सकता है या फिर उसमें वो अपने जो भी उसके पास प्रूफ है वो सब दिखाता है। दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट हो जाने के बाद मैटर आता है जजमेंट पे। अब यहाँ पर ये सारी चीजें डिपेंड करती है जज पे कि वो दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, गवाही देखने के बाद, जो भी कोर्ट में प्रूफ दिए गए हैं वो सब देखने के बाद किसके फेवर में डिसीजन करता है। अब यहाँ पर अगर जज साहब को लगता है कि जो एक्यूज है उन्होंने ऑफेंस किया है तो उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। लेकिन अगर जज साहब को ये लगता है कि जो भी आरोप वाइफ की तरफ से हस्बैंड के ऊपर और उसके रिलेटिव्स के ऊपर लगाए गए हैं वो सभी के सभी झूठे हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, देन एक्यूज को एक्विटल यानी कि उनको बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है। तो ये दोस्तों फाइनल जो होता है वो जज पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी बतानी जरूरी होती है कि जैसे ही फर्स्ट अपीयरेंस के लिए एक्यूज्ड पर्संस को कोर्ट में बुलाया जाता है तभी एक्यूज्ड पर्संस को कोर्ट से बेल भी लेनी होती है। और जो एक्यूज का वकील होता है वो एक्यूज की तरफ से कोर्ट में बेल बॉन्ड फाइल करता है, साथ में श्योरिटी भी देता है और वहीं से एक्यूज्ड पर्संस को बेल दी जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा 498A का कंप्लीट प्रोसीजर। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।